कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रॉइड के बारे में सीखा था कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसीज का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन अगर Z1, Z2, Z3 है तो सेंट्रॉइड का रिप्रेजेंटेशन Z1 + Z2 + Z3/3 हो जाता है। इस लेक्चर में हम सर्कमसेंटर को स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सर्कमसेंटर होता क्या है? कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है नॉन डिजेनरेट से मेरा मतलब कि कोई भी दो वर्टिसीज कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल ट्रायंगल है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है या ऐसी कोई अजीब सी चीज़ नहीं है। एक्चुअल ट्रायंगल यानी A इज़ डिफरेंट फ्रॉम B, A इज़ डिफरेंट फ्रॉम C एंड B इज़ डिफरेंट फ्रॉम C। ठीक है, तो कमाल की बात है कि कोई भी ट्रायंगल दिया हो, एक ऐसा सर्कल होता है जो उसके तीनों वर्टिसीज से पास करे, उसके सेंटर को सर्कम सेंटर बोला जाता है। डेफिनेशन प्रॉपरली लिखूंगा, पर आइडिया ये है सर्कम सेंटर का। एग्जिस्ट क्यों करता है सर्कम सेंटर, हमें उसकी भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं प्रॉपरली एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ कि द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, और व्हेन आई से ट्रायंगल मेरा मतलब है कि नॉन डिजेनरेट ट्रायंगल, जैसे कि अभी बात करी। तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज the point equidistant from all the three vertices। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। फिर से एक बार समझते हैं। सर्कम सेंटर वो पॉइंट है जो तीनों वर्टिसीज से बराबर दूरी पर है। तो अगर मुझे ऐसा कोई पॉइंट मिला जो तीनों वर्टिसीज से बराबर दूरी पर है, तो जो भी ये दूरी है, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस लेके अगर मैं सर्कल बनाऊं, तो वो इन तीनों वर्टिसीज से पास कर जाएगा। और यही हमने अभी बात करी थी कि सर्कम सेंटर उस सर्कल का सेंटर है जो सर्कल इन तीनों से पास करे। पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्यों ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है। क्या पता ऐसा कोई भी पॉइंट हो ही ना जो तीनों वर्टिसीज से इक्वी डिस्टेंट हो, पर ऐसा पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करता है। और उसका रीज़न ये है, एक बार के लिए हम केवल उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो B और C से इक्वी डिस्टेंट हैं, जो B और C से बराबर दूरी पर हैं। कौन से हैं वो सारे पॉइंट्स जो B और C से बराबर दूरी पर हैं? वो प्रिसाइसली वो पॉइंट्स हैं जो कि सेगमेंट BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। राइट, अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो वो एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर होगा, क्योंकि ये हम देख सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी से। राइट, कैसे? फिर से एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई चीज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ये रही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे उठाया, तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो B और C से बराबर दूरी पर है। अब क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, और ये राइट एंगल और ये एक्चुअली RHS नहीं लगेगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ये साइड और ये साइड बराबर है। तो एकदम डिटेल में मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बट ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट उठाया जाता है तो वो एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर होता है। उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई पॉइंट एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर है, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर है, यानी कि ऐसा डायग्राम है, तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। उसको करने के लिए हमें बस इतना ही सिद्ध करना है कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर गिराई जाए तो ये पॉइंट BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसको P बोल दिया। P हमने चुना था B और C से बराबर दूरी पर। हमें सिद्ध करना है कि अगर ये परपेंडिकुलर गिराई जाए, लेट्स कॉल दिस M, हमें ये सिद्ध करना है कि M सेगमेंट BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और देयरफॉर ये साइड और ये साइड बराबर हैं। तो वो पॉइंट्स जो B और C से इक्वी डिस्टेंट हैं, वो प्रिसाइसली वो पॉइंट्स हैं जो कि सेगमेंट BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। सिमिलरली A और C से बराबर दूरी के पॉइंट्स कौन से हैं? प्रिसाइसली वो जो कि AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं।
तो इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर इंटरसेक्ट करें, जो BC की है और AC की है, वो किसी पॉइंट पर मीट करेंगी। ये पॉइंट B और C से बराबर दूरी पर है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, और ये पॉइंट A और C से भी बराबर दूरी पर है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है। देयरफॉर ये जो पॉइंट है ये तीनों ही वर्टिसेस से बराबर दूरी पर है, तो सर्कमसेंटर एग्जिस्ट करता है। और इस रीजनिंग से ये भी सिद्ध होता है कि अगर तीनों साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई जाए तो वो एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। किस पॉइंट पर? सर्कमसेंटर पर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दे मीट एट वन कॉमन पॉइंट, जो पॉइंट कुछ नहीं है, सर्कमसेंटर ही है। तो सर्कमसेंटर अगर ढूंढना हो तो ये तरीका सर्कमसेंटर को ढूंढा भी जा सकता है इस तरीके से, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बनाएं और जहाँ पे वो मीट करते हैं वहीं पे सर्कमसेंटर है, और अपने आप ही वो तीसरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ठीक है, जैसे कि तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे मिलती हैं, वैसे ही तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी एक पॉइंट पर मिलती हैं, वो पॉइंट है सर्कमसेंटर। ठीक है, तो ये तो बेसिक ज्योमेट्री, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर दिया, क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मुद्दा नहीं है सर्कमसेंटर। पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या है सर्कमसेंटर का। अगर तीनों वर्टिसेस का कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया तो सर्कमसेंटर का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये प्रश्न है। सेंट्रॉइड के केस में बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला आया था, सर्कमसेंटर का फॉर्मूला उतना अच्छा सा नहीं आता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है तो बहुत ही एलिगेंट फार्मूला, पर कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब आगे की कहानी वही है। तो अगर Z1, Z2 एंड Z3 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो सर्कमसेंटर का फॉर्मूला क्या है, ये हम करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं सर्कमसेंटर इज Z, क्योंकि हम जानते हैं सर्कमसेंटर एग्जिस्ट करता है, तो इस स्टेटमेंट में कोई बुराई नहीं है। सर्कमसेंटर अगर Z है तो बाय डेफिनेशन उसकी दूरी तीनों वर्टिसेस से बराबर है, और इस कॉमन दूरी को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो पहली इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन, ये क्या बोल रही है, अगर सिर्फ इसकी बात करें तो Z माइनस Z1 is R, which implies Z माइनस Z1 का मॉड का स्क्वायर इज R स्क्वायर, which implies, इसको एक्सपैंड करेंगे तो आएगा Z बार, सॉरी क्या आएगा पता नहीं, Z माइनस Z1 टाइम्स Z बार माइनस Z1 बार इक्वल्स R स्क्वायर, जिससे आएगा मॉड Z स्क्वायर माइनस दिस थिंग माइनस दिस थिंग प्लस मॉड Z1 स्क्वायर इक्वल्स R स्क्वायर। वेरीफाई, यही आएगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरह से लिखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 बार Z प्लस Z1 Z बार प्लस R स्क्वायर माइनस मॉड Z स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। सेम इक्वेशन, जस्ट शफल किया है, ये सारे टर्म्स उधर ले गया। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन आएंगी, ये तो Z1 के लिए आई, बाकी जो दो हैं Z2 और Z3 उनके लिए हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी, तीनों को एक कतार में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे Z बार दिख रहा है और ये दिख रहा है, तीन इक्वेशन है, इसलिए हम ये दोनों दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स नहीं हैं, पर इन दोनों टर्म्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। और वो करेंगे तो फॉर्मूला ये आता है कि Z, बेसिकली यहाँ से हम Z कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको सॉरी इन दोनों को जब एलिमिनेट करेंगे तो Z का एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ Z1, Z2 एंड Z3, और वो ये आता है। फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहने वाला और मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि किसी को याद रखना है, पर फिर भी फॉर्मूला ये आता है कि Z इज इक्वल टू
z इज इक्वल टू दिस रेशियो, जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये है एक डिटर्मिनेंट, ये 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्विकली गूगल भी कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी डिटर्मिनेंट की। तो ये एक डिटर्मिनेंट है और ये एक डिटर्मिनेंट है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा याद रखना भी नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि एक सुंदर सा फॉर्मूला आ जाता है, ऑल्दो कन्वीनियंट नहीं है यूज़ करना इसको। तो अगर डिटर्मिनेंट्स एक बार पढ़ लिया तो ये और ये वेल डिफाइंड क्वांटिटीज़ हैं, एंड दैट्स द फॉर्मूला फॉर द सर्कम सेंटर इन टर्म्स ऑफ द 3 वर्टिसेस। सो दैट्स इट। या और इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है इस बारे में। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।